हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा आपके 10th बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। पहला सवाल क्या दे रखा है बेटा, पहला सवाल दे रखा है राइट अ नोट ऑन गिसिपी मजीनी। मजीनी के बारे में एक छोटा सा नोट लिखे। तो गिसिपी मजीनी बेटा जैसा कि आपको पता है इटली के क्रांतिकारी थे। जेनोवा में जन्म हुआ इनका 1807 में। ठीक है, क्रांतिकारी थे तो जाहिर सी बात है चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। तो कार्बोनेरी की सीक्रेट सोसाइटी में इन्होंने ज्वाइन किया बेटा, और लिगुरिया में जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से इन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। उसके बाद ये अपनी दो सोसाइटीज का फॉर्मेशन करते हैं, एक का नाम है यंग इटली और एक का नाम है यंग यूरोप। यंग इटली का फॉर्मेशन किया जाता है मर्सेल्स के अंदर, जो कि फ्रांस में है, और फ्रांस का नेशनल एंथम भी मर्सेल्स है। और एक यंग यूरोप का फॉर्मेशन किया जाता है जो कि बर्न स्विट्जरलैंड में है। और इसीलिए मेटरनिक ने गिसिपी मजीनी के लिए एक वर्ड भी कहा था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। So during the 1830s, Giuseppe Mazzini has sought to put together a coherent program for the unitary Italian Republic, यानी कि इटली को यूनिफाइड करने का काम करना चाहते थे। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन भी किया था बेटा, यंग इटली। कहां पे किया था बेटा, फ्रांस के अंदर। ठीक है, और एक इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी और बनाई थी बेटा, इसका नाम था यंग यूरोप, जो कहां बनाई थी बेटा, बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर, ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो इतना सा भी अगर आप शॉर्ट नोट लिखेंगे इसके अंदर तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्या है बेटा सवाल, और किसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है बेटा, काउंट कैमिलो दी कैवियोर। कैवियोर के बारे में लिखना है बेटा। कैवियोर जिन्होंने इटली का यूनिफिकेशन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बेटा। इटली के राजा थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, और उन्होंने कैवियोर को चीफ मिनिस्टर जो थे उनको जिम्मेदारी सौंपी थी इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए। कैवियोर ना ही डेमोक्रेट थे और ना ही एक सोशल रिवोल्यूशनरी थे, बल्कि एक एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग थे बेटा, और फ्रांस से इनके अच्छे संबंध थे। फ्रांस की मदद से ही इन्होंने बेटा नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रियन एम्पायर से क्या करवाया था बेटा, आजाद करवाया था। तो आंसर क्या लिखेंगे, लेट द मूवमेंट टू यूनिफाइड इटली, ही वाज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। अगर आपको इटली का मैप देखो बेटा, तो इटली के अगर आप नॉर्दर्न पार्ट देखोगे बेटा तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर रूल कर रहा था। अगर सेंट्रल इटली का पार्ट देखोगे तो यहाँ पे पॉप रूल कर रहे थे। और अगर आप सदर्न इटली का पार्ट देखोगे बेटा तो यहाँ पे बर्बन डिनेस्टी रूल कर रही थी। किसकी, स्पेन की बर्बन डिनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। तो नॉर्दर्न इटली को आजाद करवाने के लिए सर्दिनिया पियोडमेंट के मुख्यमंत्री कैवियोर ने बेटा फ्रांस की मदद से नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रियन एम्पायर से आजाद करवाया था। क्लियर बेटा। चलिए तीसरा क्या है बेटा, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बताना है बेटा। ग्रीस जो है बेटा ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर जो है बेटा मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था, खलीफाओं का राज हुआ करता था बेटा, ग्रीस उसके अंडर में था। ग्रीस जहां से माना जाता है कि सभ्यताओं की शुरुआत ग्रीस से मानी जाती है बेटा, तो काफी सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने ग्रीस को सपोर्ट भी किया था बेटा। लॉर्ड बायरन नाम के कवि भी रहे थे बेटा, जिन्होंने ग्रीस की ऑटोमन एम्पायर से युद्ध करने के लिए फंड्स का अरेंजमेंट भी किया था बेटा, और काफी सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने भी इनका मदद किया था। फाइनली युद्ध होता है बेटा, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत जो कि 1832 में हुई थी बेटा, ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस क्या हो जाता है बेटा, आजाद हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीस। पूरे यूरोप के अंदर जो क्रांति का कारण चल रहा था, क्रांति जो चल रही थी बेटा, उसी के तहत यूरोप भी क्या होना चाह रहा था बेटा, आजाद होना चाह रहा था मुस्लिम एम्पायर से या ऑटोमन एम्पायर से। प्रेजेंट का हम क्या कहते हैं बेटा, टर्की। प्रेजेंट का जो टर्की है वो पहले ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, और काफी सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट मिला, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभ्यताओं की शुरुआत ग्रीस से हुई थी। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत बेटा क्या हो जाता है, ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बेटा। चलिए आगे देते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बात करना है बेटा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई थी लिबरल्स के जरिए। लिबरल्स भी कौन से हैं, जर्मनी के लिबरल्स थे बेटा। 18 मई 1848 को बेटा जर्मनी के लिबरल्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया था बेटा, और इसके अंदर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्ट किए गए थे। फिर सारे के सारे मिलकर जर्मन के अंदर बेटा ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं, और जर्मन को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब ये वहां के राजा फ्रेडरिक विलियम IV के पास जाते हैं, तो फ्रेडरिक विलियम IV अपनी पावर को कम क्यों करना चाहेगा, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रोविजन को खत्म कर देता है, और आसपास की आर्मी लार्ज लैंड ओनर्स, जिन्हें हम प्रूशिया के अंदर जंकर्स कहते हैं बेटा, उनका मदद करके बेटा क्या करता है, ये इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर देता है। तो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी। डेट याद रखना बेटा 18 मई 1848। कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे बेटा इसके अंदर, 831। इसके तहत ये एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन 31 मई 1849 को इनका सारा सपोर्ट छिन जाता है, और फ्रेडरिक विलियम IV इसको क्या कर देते हैं बेटा, डिसबैंड
कर देते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है बेटा, द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, महिलाओं का आपका रोल बताना है बेटा इन सारी क्रांतियों के अंदर। सो वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। देखिए वुमेन्स का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है बेटा नेशनल स्ट्रगल के अंदर, इन्होंने भी लगातार डिमांड करी है बेटा किस चीज की, राइट टू वोट की, इक्वलिटी की, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन, क्योंकि रिवॉल्यूशन अपने चरम सीमा पे चल रहा था, लेकिन इनकी डिमांड को माना नहीं गया। फिर भी बेटा इनकी क्या क्या मेन डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। वुमेन्स ने काफी सारे अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, अपने न्यूज़पेपर्स फाउंड किए बेटा, और बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेट भी किया ताकि वुमेन्स को भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स या इक्वल वोटिंग राइट्स मिल सके। लेकिन वुमेन्स की सिचुएशन थोड़ी खराब थी बेटा, हम फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या पूरे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इस सवाल के अंदर आपको रोल ऑफ वुमेन के बारे में लिखना है। क्लियर बेटा? अब ये सवाल देखिए बेटा, ब्रीफ में सवाल आते हैं। What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? वो क्या कदम उठाए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज करने के लिए? ला पैत्रे, द फादरलैंड एंड द लेस सिटोयन वाला कॉन्सेप्ट, के ये हमारे पूर्वजों की जमीन और हम इसके नागरिक है, हमें से क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। इक्वल राइट्स की डिमांड करी बेटा और एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी इन लोगों ने। एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया बेटा 3 रंगों का, जो कि पुराने रॉयल स्टैंडर्ड के फ्लैग को क्या करता है बेटा, रिमूव करता है। ये सारे के सारे स्टेप्स उठाए गए फ्रांस के क्रांतिकारियों के जरिए। नए नए भजन बनाए गए बेटा, शपथ दिलवाई गई लोगों को, और जो शहीद हुए थे उनका सबका सम्मान किया गया बेटा। ये सारी की सारी चीजें हो रही थी नेशन के नाम पे। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, एक सिंगल यूनिट ऑफ करेंसी बनाई गई, नापने और तोलने के प्रोसेस को सिंपल किया गया ताकि फ्रांस के लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हो सके बेटा, सब फैल सके। क्लियर बेटा? अब ये क्या है बेटा, नेक्स्ट सवाल क्या है, हु वर मरियन इन जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन व्हिच दे वर पोर्ट्रेड। मरियन कौन थी बेटा, फ्रांस की फीमेल एलिगरी थी बेटा, और जर्मेनिया कौन थी बेटा, जर्मनी की फीमेल एलिगरी थी। आर्टिस्ट जो थे बेटा 1890 सेंचुरी के, वो फीमेल फिगर की तरह एक नेशन को पर्सोनिफाई करते थे बेटा, क्योंकि वुमेन्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल दिखता है हमें रिवॉल्यूशन के अंदर। एक नेशन को इमेज देना, एक एलिगरी बनाना बेटा। एलिगरी का मतलब होता है एक विचार को कंक्रीट आइडिया देना। तो फीमेल ऑर्गेरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। मरियन जो एक प्रॉपर पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है बेटा, वो किसकी एलिगरी बनी थी बेटा, फ्रांस की एलिगरी बनी थी, जिन्होंने रेड कैप पहनी हुई है जो लिबर्टी को दिखाती है बेटा, और एक ट्राई कलर है इनके हाथ में, और इन्होंने क्राउन पहना हुआ है बेटा। स्टेच्यूज ऑफ मरियन वर इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर्स, हर एक पब्लिक प्लेस पे मरियन का स्टैचू बनाया गया बेटा, ताकि लोग इसको देख के कलेक्टिव आइडेंटिटी को फील कर पाए। और जर्मेनिया क्या थी बेटा, जर्मेनिया जो है जर्मनी की फीमेल एलिगरी थी बेटा, ठीक है, जो कि क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहनती है, जो कि हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती है। ये सारी की सारी चीजें इसलिए रिप्रेजेंट की गई बेटा आर्टिस्ट के जरिए, ताकि लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर कर पाए। क्लियर बेटा? चलिए बेटा और क्या सवाल है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी का यूनिफिकेशन आखिर कैसे हुआ? जैसा कि हमने बताया बेटा कि 1848 में लिबरल्स के जरिए जर्मनी को नेशनल यूनिफिकेशन करने का काम किया गया था, जर्मन नेशनल असेंबली, जिसे हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। 18th of May 1848 को 31 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने वो कोशिश करी थी, लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर ने उसे सप्रेस कर दिया था। अब फ्रेडरिक विलियम फोर की डेथ बेटा 1861 में ही हो जाती है, और आप कंजर्वेटिव समझ जाते हैं बेटा ये काफी सारी पावर्स हमें किसको देनी पड़ेगी बेटा, काफी सारी पावर्स हमें लिबरल क्लास को भी देनी पड़ेगी, वरना इस साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन चलती रहेगी। और इस टाइम पे राजा आ जाते हैं बेटा यहाँ के केजर विलियम वन। केजर विलियम वन जर्मनी के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपते हैं बेटा वहां के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को, और ओटो वन बिस्मार्क बेटा प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स की मदद से 3 युद्ध लड़ते हैं 7 सालों तक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से, और इसके तहत क्या होता है बेटा, नेशनल यूनिफिकेशन होता है किसका, जर्मनी का। और उसके बाद जो जर्मनी के राजा बनते हैं केजर विलियम वन, वो वहां की करेंसी को मॉडर्नाइज करते हैं, जुडिशियल सिस्टम और लीगल सिस्टम को क्या करते हैं बेटा, सिंपल करते हैं, ताकि कंट्री आराम से रन हो पाए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर बेटा? और क्या है बेटा, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटोरियल रूल्ड बाय हिम। नेपोलियन ने वो क्या क्या बदलाव किए थे बेटा अपनी टेरिटरी और दूसरी टेरिटरी में, ताकि उसका जो वर्चस्व है वो अच्छी तरीके से ग्रो करे। तो वो क्या था बेटा, सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 जिसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं बेटा, इसके तहत इसने क्या क्या किया बेटा, जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे बेटा जन्म से, उसे एबोलिश किया बेटा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ को सेटअप किया बेटा, और राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी। ठीक है, और ये कोड वहां पे भी ले जाया गया बेटा जहां जहां पे नेपोलियन अपने रूल को स्टैब्लिश करता जा रहा था। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंपल किया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को बेहतर किया बेटा, फ्यूडल ड्यूज, मैनोरियल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस को हटाया बेटा, जो सेल्फडम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था फ्रांस के अंदर उसको भी हटाया। इसीलिए नेपोलियन को स्टार्टिंग में एज अ हीरो की तरह ट्रीट किया गया था। अगर आप चाहें तो इसको यहां से नोट भी कर सकते हैं।
और क्या है बेटा, चूज 3 एग्जांपल टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर कल्चर किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बेटा हमने बात करी थी रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी है। तो लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है बेटा, जिस तरीके से आपको पता है पोलैंड का एक हिस्सा रशियन गवर्नमेंट के अंडर में था और रशियन गवर्नमेंट इन पोलैंड के निवासियों से रशियन लैंग्वेज को इंपोज करने की बात कर रही थी, लेकिन पोलैंड के लोग पॉलिश की लैंग्वेज को क्यों छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है बेटा रशियन लैंग्वेज, रशियन गवर्नमेंट या पॉलिश लैंग्वेज के बीच में। और रशियन गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, जो भी पोलैंड के निवासी जो पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे रशियन डोमिनेंस के अंदर में होते हुए भी उनको पकड़ के साइबेरिया की जेल में डाल दिया जाता है। क्लियर बेटा। चलिए, रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी मैंने बताई दी बेटा आपको, जो लॉजिक और साइंस को नहीं समझते हैं, जो इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स की बात करते हैं। फोक पोएट्री, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की फीलिंग को अराइज करने के लिए। क्लियर बेटा। चलिए, थ्रू अ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। आंसर। अब देखिए बेटा, जर्मनी और इटली का कॉन्सेप्ट हमने देखा था बेटा। जर्मनी का यूनिफिकेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ था। इटली के यूनिफिकेशन पे हम फटाफट से एक बार नजर डाल लेते हैं बेटा। इटली के यूनिफिकेशन का काम बेटा गिसेपी मजीनी ने भी किया था, लेकिन इटली का यूनिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया था, वो फेल हो गया था। फिर जिम्मेदारी आ जाती है वहां के राजा सर्दीन या प्योटमेंट के राजा किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के ऊपर। किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ने जिम्मेदारी सौंपी अपने चीफ मिनिस्टर कैवियर को, और कैवियर ने नॉर्दर्न इटली को आजाद करवाया ऑस्ट्रियन फोर्सेस से, और सर्दन इटली को आजाद करवाया बेटा एक क्रांतिकारी गिसेपी गैरिबाल्डी ने, जो मजीनी को जानते थे। गिसेपी गैरिबाल्डी ने बेटा सर्दन इटली को आजाद करवाया बर्बन डायनेस्टी जो कि स्पेन की थी, और जो सेंट्रल इटली था जिस पर रूल कर रहा था पॉप, उसने अपने आप ही क्या कर दिया था बेटा, सरेंडर कर दिया था। इस तरीके से इटली का पूरा यूनिफिकेशन हुआ और 1861 में किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत राजा घोषित कर दिया गया। क्लियर है बेटा। चलिए, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब ब्रिटेन का एग्जांपल पता है बेटा, ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन की वजह से ब्रिटेन नहीं बनाता। ब्रिटेन जो है पहले अलग अलग आइलैंड्स में डिवाइडेड था, जैसे कि इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया, तो वहां के लोग, इंग्लैंड में आया सबसे पहले, वहां के लोग पैसे वाले बने और अपने आप को डोमिनेंट पोजीशन में लेके आए। इसके बाद उन्होंने वहां की मोनार्की को भी सीज कर लिया और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत स्कॉटलैंड को अपने शामिल कर लिया, और इसके तहत बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जहां पे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपने लैंग्वेज कल्चर ट्रेडिशंस को इंपोज किया स्कॉटलैंड के ऊपर। हालांकि स्कॉटलैंड वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेट में थी। आयरलैंड के साथ भी यही हुआ बेटा। आयरलैंड को भी क्या किया बेटा, 1801 में ब्रिटेन ने क्या हुआ बेटा, फोर्सेबली ब्रिटेन के अंदर शामिल कर लिया, और इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन बना। और इस तरीके से जिसे आप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आज जानते हो, वो स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स के मिलने के बाद बना। उसके बाद एक नया फ्लैग जिसे हम यूनियन जैक, एक नया नेशनल एंथम जिसे हम गॉड सेव आवर नोबल किंग बोलते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया बेटा, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में। क्लियर है बेटा, पढ़ लीजिएगा इसको। Why did nationalist tensions emerge in the Balkan? अब बाल्कन रीजन कौन सा था बेटा, बाल्कन रीजन 11 कंट्रियों का समूह था, जिसमें रोमेनिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, ग्रीस आते हैं बेटा। ये 11 कंट्रियों का समूह था जिसमें रूल करते थे बेटा ऑटोमन एम्पायर। अब ग्रीस जिस तरीके से इंडिपेंडेंट नेशन हुआ था बेटा, पूरे यूरोप में क्रांति चल रही थी, तो बाकी नेशंस भी क्या होना चाह रहे थे बेटा, इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे। और इस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर डिक्रीज होने लगता है, तो धीरे धीरे ये सारे के सारे नेशन टूटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे माहौल कब खराब होता है बेटा, जब एक दूसरे की इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी आ जाती है कि अपनी टेरिटरी को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। और उस टेरिटरी को एक्सपेंड करने की वजह से 11 कंट्रीज के बीच में तो कन्फ्लिक्ट होता ही है, साथ के साथ इसमें ग्रेट पावर्स भी कूद जाती है, क्योंकि बाल्कन रीजन जो है बेटा वो सी रूट के जरिए जो ट्रेडिंग होती है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही शानदार लोकेशन है। और जब ग्रेट पावर्स इसमें कूद जाती है और 11 कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, तो क्या सिचुएशन हो जाती है बेटा, सिचुएशन हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी, यानी कि इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लेके आ सकती है। ये थे बेटा हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जिन्हें हमने फटाफट डिस्कस किया। आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।